इंडिया में अगर किसी को मिर्गी की बीमारी है तो लोग उसे काफी हीन समझते हैं। या तो किसी क्रिकेट टीम में नहीं लेंगे या तो फिर लड़कियों में देखा जाता है कि उनकी शादी नहीं होती है। एपिलेप्सी के पेशेंट हमारे आपके जैसे ही हैं। डेफिनेटली कुछ पार्ट ऑफ एपिलेप्सी है। तो मिर्गी को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? लोग सोचते हैं कि ये भूत वाला प्रेत वाला है। इफ यू गो टू पेरिफेरल पार्ट ऑफ द झारखंड, पेशेंट को पेड़ में बांध देते हैं और हिंटर से मारते भी हैं कि कोई भूत वगैरह है। हाँ, उस तरह की एक्टिविटी होती है। बट मैं आपको बता दूं कि 80% of the epilepsy will be well controlled by the medicine। ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? हार्ट अटैक होता है, उसी तरह ये ब्रेन अटैक होता है, काइंड ऑफ ब्रेन अटैक। तो जब ब्रेन स्ट्रोक किसी भी इंसान को हो तो क्या वो पेनफुल होता है? ब्रेन स्ट्रोक पेनफुल नहीं होता है। आजकल यंग लोगों में स्ट्रोक के केसेस इतनी तेजी से सर क्यों बढ़ रहे हैं? बेसिकली स्ट्रोक जब भी होता है उसमें टाइम इज अ ब्रेन बोलते हैं। आप जितनी जल्दी पेशेंट को पहुंचाएंगे हॉस्पिटल उतना अच्छा होगा, क्योंकि 1.9 मिलियन ब्रेन सेल डेड होते हैं 1 मिनट में। क्या ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले हमारा बॉडी हमें कुछ वार्निंग साइंस देता है? कुछ लोगों में ऐसा होता है जिसे बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो किसी को अगर स्ट्रोक आए तो उसका गोल्डन आवर पीरियड क्या हो सकता है? थियोरेटिकली आप बोल सकते हैं कि 4.5 आवर्स होते हैं थ्रोम्बोलिसिस के लिए, और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए 8 to 12 आवर्स। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो भरोसा कीजिए ऐसी चिकित्सा सेवाओं पर जो हर कदम पर आपके साथ हो। पारस HSC हॉस्पिटल, जहां अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक तकनीक मिलकर देते हैं विश्व स्तरीय उपचार। 300 बेड की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधा, अत्याधुनिक डायग्नोसिस और 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर। अब अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी के साथ अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी सर्जरी, जिससे मरीजों को मिले बेहतर परिणाम और तेज रिकवरी। पारस हॉस्पिटल रांची सिर्फ उपचार नहीं करता, हम नई तकनीक जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी द्वारा सुरक्षित, बेहतर और सटीक इलाज करते हैं। नमस्कार, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट अंग ब्रेन की। आजकल ब्रेन से जुड़े प्रॉब्लम और डिसीजेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सही जानकारी और टाइम पे ट्रीटमेंट से कोई सीरियस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इन्हीं सब जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, पारस। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स टू प्रभात खबर। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं इसको जैसे हार्ट अटैक होता है, उसी तरह ये ब्रेन अटैक होता है, काइंड ऑफ ब्रेन अटैक, जिसमें दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। एक नस का फट जाना और नस का ब्लॉक हो जाना। जिसको जो ब्लॉक हो जाता है उसे इस्केमिक स्ट्रोक बोला जाता है, जिसमें फट जाता है उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। दोनों के ट्रीटमेंट लाइन बिल्कुल अलग है। तो मुख्य चीजें हैं जिसमें हम बचा सकते हैं मरीज को, जितनी जल्दी वो समय पे पहुंचे, वो होता है इस्केमिक स्ट्रोक में। हेमोरेजिक स्ट्रोक में भी अगर समय पे मरीज आता है और बीपी को कंट्रोल सही से किया जाता है और जरूरत पड़ने पे अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। ये दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग है। तो आई थिंक टुडे विल मेनली फोकस्ड ऑन द इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। सर, जब ब्रेन स्ट्रोक किसी भी इंसान को हो तो क्या वो पेनफुल होता है? ब्रेन स्ट्रोक पेनफुल नहीं होता है। कुछ पेन हो सकता है नेक एरिया में अगर कोई मसाजिंग हुई हो और वो डिसेक्शन होके क्लॉट बना हो और वो ब्रेन में गया हो। अदरवाइज स्ट्रोक में पेन नहीं होता। इंडिया में हर 7 स्ट्रोक पेशेंट में से एक पेशेंट की एज 45 साल से कम होती है। आजकल यंग लोगों में स्ट्रोक के केसेस इतनी तेजी से सर क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, कुछ पहले बैकग्राउंड में बता दूं स्ट्रोक के लिए कि क्यों समय का भी महत्व है, क्यों यंग लोगों में हो रहा है। तो बेसिकली स्ट्रोक जब भी होता है उसमें टाइम इज अ ब्रेन बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जितनी जल्दी सिम्टम्स को पहचान पाए, सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कैसे कर पाए, हाउ फैमिली इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड,
अगर किसी को बी फास्ट से याद रखेंगे, BEFAST, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। बी फॉर बैलेंस, अचानक से इम्बैलेंस होने लगे। ई फॉर आई, अगर एक आंख से अचानक से दिखना बंद हो जाए। या एफ फॉर फेस, अगर चेहरे में फालिश होने लगे। ए फॉर आर्म, अगर आर्म में वीकनेस आने लगे। एस फॉर स्पीच, अगर आवाज जाड़ी पड़ने लगे या स्लरिंग ऑफ स्पीच आप बोल सकते हैं। सो टी फॉर टाइम, इमिडिएटली यू हैव टू कॉल टू द स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां स्ट्रोक की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप जितनी जल्दी पेशेंट को पहुंचाएंगे हॉस्पिटल उतना अच्छा होगा, क्योंकि 1.9 मिलियन ब्रेन सेल डेड होते हैं 1 मिनट में। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम का क्या महत्व है इसमें। तो एज अर्ली एज पॉसिबल यू हैव टू रश टू द स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। सर अगर अगल बगल स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल ना हो हाँ। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, रांची में तो 4 सेंटर हैं, जो चारों सेंटर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हैं। इसमें पारस आता है, मणिपाल हॉस्पिटल हो गया, मेदांता हो गया एंड रिम्स हो गया। ये चारों जगह स्ट्रोक की एक्टिव ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज है। तो जब भी हो एटलीस्ट यहाँ पहुंच जाए। और जहाँ तक पेरीफेरी की बात है, उसमें बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि अगर पेशेंट नहीं पहुंच पा रहा है और हमसे टेलीफोनिकली बात हो रहा है, और जूनियर डॉक्टर को आप ट्रेंड कर दें उस हिसाब से कि वो इंजेक्शन एटलीस्ट दे सके कि पैरालिसिस उतनी ना रहे, प्रोग्रेस ना करे। जो आपने प्रश्न पूछा कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को स्ट्रोक क्यों हो रहा है, तो 45 साल से कम उम्र के स्ट्रोक को यंग स्ट्रोक बोलते हैं। और 45 साल के बाद वाले स्ट्रोक बहुत सारे रीजन से होते हैं। इनिशियली जो कारण हुआ करता था पहले जमाने में, कि खून का मोटा होना, खून का ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, या कोई सिंड्रोमिक चीज़ें हैं, या हार्ट में छेद है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन पहले हुआ करती थी 45 साल से कम उम्र के लोगों में अगर स्ट्रोक होता था तो। Nowadays we are getting a different kind of patient, जिसमें जो बूढ़े लोगों में रिस्क फैक्टर होते हैं, वो रिस्क फैक्टर 45 साल से कम उम्र के लोग ला रहे हैं। जैसे डायबिटीज का होना, मॉर्बिड ओबेसिटी होना, हाइपरटेंशन होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, आप जो एक्सेसिव फास्ट फूड खाते हैं, फूड का हैबिट खराब होना, जंक फूड बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर द स्ट्रोक। तो देर इज अ पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि जो ओल्ड एज के रिस्क फैक्टर थे, नाउ वी आर गेटिंग इन अ यंग पेशेंट्स ऑफ ए स्ट्रोक बिलो 45 ईयर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीजों से बचना है, जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं। सेक्स इज, देर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर, वन इज मॉडिफाइबल, अनदर वन इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। एज इटसेल्फ इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड सेक्स इज ऑल्सो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जब बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की, तो बीपी, शुगर आप वेल कंट्रोल्ड रखिए। डेली आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइजेस करने हैं। डेफिनेटली एक मैं इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप कभी भी स्पा सेंटर और सलून में नेक मसाज नहीं कराएं। वी आर गेटिंग वेरी फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स ऑफ स्ट्रोक ड्यू टू द मसाज ऑफ द नेक, और वो आर्टरी में एक निक हो जाता है, रप्चर कर जाता है और क्लॉट जाता है ब्रेन में। तो जिस दिन मसाज होता है उसके 2-3 दिन में मरीज को डिस्कम्फर्ट होने लगता है नेक में, एक छोटा सा क्लॉट होता है वो ऊपर चला जाता है। तो प्लीज, नेक एरिया इज मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ द बॉडी, बेटर नॉट टू अलाउ एनीवन टू टच। सर क्या ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले हमारा बॉडी हमें कुछ वार्निंग साइंस देता है? कुछ कुछ लोगों में ऐसा होता है जिसे बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। सो बेसिकली ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम्स आए और वो 15 से 20 मिनट में यूजुअली चला जाता है। So तो means दैट dead. इज, यस, सो दैट इज जस्ट कि आर्टरी वो ब्लॉक हुई और अपने आप बॉडी का रिस्पॉन्स रहा और वो खुल गई। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। यूजुअली TIA, जैसे मान लो अचानक से चेहरे में फालिश होने लगे और आवाज जाड़ी पड़ने लगे, और 10-20 मिनट के अंदर वो अपने आप नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल
बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसको बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। उसका अपर लिमिट रखा जाता है कि 24 आवर्स तक भी रह सकता है, बट आफ्टर 24 आवर्स विल गेट समथिंग इन द MRI। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं कि अटैक आया, ब्लॉक हुआ और खुल गया और MRI नॉर्मल है। हम्म। ठीक है? तो बहुत बार मरीज आते हैं कि आवाज जाड़ी पड़ी, सुबह उठे आवाज में जाड़ीपन आया, चेहरा घूम गया और 20 मिनट में ठीक हो गया। और जब डॉक्टर ने देखा MRI करा के बिल्कुल नॉर्मल है। दैट इज कॉल्ड TIA। तो TIA अगर किसी को हुआ है तो इमिडिएटली यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि अगर एक बार TIA हुआ, दे आर हाईली प्रोन टू डेवलप स्ट्रोक विद इन अ मंथ। ठीक है? तो डॉक्टर आपके दवा स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि स्ट्रोक का रिस्क काफी कम हो जाएगा। सर, अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस हो जाए तो क्या वो पेशेंट उस स्टेज से रिकवर करने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस जी सकता है? नाउ वी हैव जम्प टू द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट ये है, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। वंस पेशेंट अराइव टू द इमरजेंसी, अगर मरीज इमरजेंसी पहुंचता है और सही समय पे पहुंचता है 4.5 घंटे के अंदर, तो जितनी जल्दी पहुंचे उतना अच्छा है, लेकिन अगर 4.5 घंटे के अंदर पहुंचता है तो कोड स्ट्रोक अनाउंस होता है। नाउ अडेज वी आर वी हैव एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑल्सो। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट सोया रात में और सुबह उसे टाइम नहीं पता, सुबह उठा तो लकवा के साथ उठा, तो आपको तो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि किस समय हुआ था नींद में। तो वैसी कंडीशंस में हम लोग MRI प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जिससे हम जिसको बोलते हैं वेकअप स्ट्रोक। और उसमें हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कितने देर पहले का स्ट्रोक है और जितना एरिया खराब हो चुका है और कितना हम साल्वाज कर सकते हैं, उस एरिया को डिटेक्ट करना होता है। और पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, क्लॉट बस्टिंग एजेंट जिसको बोलते हैं, वो देना होता है। तो मरीज मान लीजिए 2 घंटे में आया, हमने कोड स्ट्रोक अनाउंस किया, कोड स्ट्रोक अनाउंस करने के बाद मरीज हार्डली 5 मिनट इमरजेंसी में रहता है, इमिडिएटली MRI रूम खाली कर दिया जाता है। अगर अंदर पेशेंट है तो दोनों हाथ में कैनुला डाला जाता है, एक ब्लड शुगर चेक किया जाता है और 2 प्लेटलेट काउंट एंड PTNR भेज दिया जाता है इमरजेंसी से, और पेशेंट को MRI में शिफ्ट कर दिया जाता है ब्रीफ एग्जामिनेशन के बाद। उसके बाद पेशेंट को अगर हमें स्ट्रोक में लगता है कि ये एरिया डैमेज हो रहा है, इसको बचा सकते हैं, तुरंत हम लोग ब्लड थिनर अंदर MRI में ही दे देते हैं, जिससे कि पैरालिसिस ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा रिकवरी हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल पहले, मैं दूर का एग्जांपल दे रहा हूँ, नज़दीक में तो वी आर डूइंग वेरी फ्रीक्वेंटली थ्रोम्बोलिसिस, स्पेशली इन स्ट्रोक पेशेंट, दोज़ हू आर कमिंग विद इन 6 आवर्स, इवन 24 आवर्स में भी जो आए हैं, उनका भी किया है। तो अ, डाल्टनगंज के एक मिनिस्टर थे, उनको स्ट्रोक हुआ। तो जब उनको स्ट्रोक हुआ, तो उस समय डाल्टनगंज में कोई न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने CT स्कैन तुरंत भेजा, एक जनरल फिजिशियन थे, तो हमने थ्रोम्बोलाइज़ करवाया फ़ोन पे ही बात करके। और थ्रोम्बोलिसिस के बाद 2 फ़ायदे हुए, उनका बहुत मेजर स्ट्रोक था, एक मेजर आर्टरी ब्लॉक थी और वो आर्टरी थोड़ी खुल गई हम्म। और मरीज के आवाज़ में केवल इफ़ेक्ट रह गया, पूरा पैरालिसिस ठीक हो गया। तो इससे 2 फ़ायदे हुए कि ब्रेन को खोलना नहीं पड़ा, जो ब्रेन में सूजन बढ़ती है पूरा लकवा होने के बाद। दूसरा चीज़ है कि डेफ़िसिट कम रहा, लकवे के अभी वो चलते हैं, फिरते हैं, सारा काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप सोसाइटी में देखें कि अगर स्ट्रोक में किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाए, आप 1-2 दिन बाद पहुँचे और एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, वैसे पेशेंट में पर मंथ 70,000 का खर्चा है। फिजियोथेरेपी, आरटी फीडिंग, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, ये सारी नर्सिंग केयर, इन इन सब कॉस्टों को आप अगर एक्युमुलेट करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट बर्डन जो सोसाइटी की होती है, वो बढ़ जाती है। तो बेटर है कि आप समय पे रिस्पॉन्ड करें, बेटर है कि आप समय पे अस्पताल पहुँच जाएँ और स्ट्रोक का इलाज कराएँ। आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल कि जो सेंट थॉमस के फादर थे, एंड ही रीच्ड विदिन 30 मिनट
टू द ईआर। तुरंत हमने इंफॉर्मेशन दिया, कोड स्ट्रोक अनाउंस हुआ और क्लॉट बस्टिंग एजेंट वाज गिवन विद इन 20 मिनट्स। सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं डोर टू निडल टाइम, व्हेन पेशेंट अराइव्ड एंड व्हेन यू हैव गिवन द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। तो ये एक प्रोसेस है एंड देन आफ्टर 1 hour ही स्टार्टेड वॉकिंग। तो बहुत अच्छी रिकवरी थी। उसी तरह से अगर जितना जल्दी मरीज पहुंचता है उसकी रिकवरी उतनी अच्छी होती है। दूसरा प्रोस्पेक्ट बताते हैं कि एक छोटा स्ट्रोक हुआ तो उसकी रिकवरी अच्छी होती है। जो बड़ा स्ट्रोक होता है जिसमें मेजर आर्टरी ब्लॉक होती है, उसमें जांग के थ्रू एक तार डाल के क्लॉट को निकाला जाता है, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोला जाता है। इसका ड्यूरेशन पहले 8 घंटे से पहले भी कर सकते थे, अब उसको एक्सटेंड करके 24 आवर्स तक कर दिया गया है। So means any kind of situation में आप पेशेंट को हॉस्पिटल आप लेके जाइए। हॉस्पिटल ले जाइए, जहाँ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, या अगर नहीं है जिस जगह पे सुविधाएं, एटलीस्ट आप हॉस्पिटल जाइए। कभी भी स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक में बीपी कम नहीं करना है। बीपी कम करेंगे, भगवान ने शरीर को इतना खूबसूरत बनाया है कि अगर आर्टरी ब्लॉक होती है तो बीपी बढ़ा देता है शरीर, मतलब जो हार्ट है उसकी पंपिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है और बीपी शूट करता है, इसलिए कि उस एरिया में कुछ तो फ्लो जाए। तो अगर आप बीपी को कम करेंगे तो लकवा बढ़ जाएगा, वो डेड एरिया और खराब हो जाएगा। सर आप एक टर्म यूज कर रहे हैं, कोड स्ट्रोक, ये क्या है? सो कोड स्ट्रोक एक हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है। अच्छा। कि जैसे पेशेंट अराइव हुआ, डॉक्टर ने ब्रीफ एग्जामिनेशन किया और मरीज के लिए अनाउंसमेंट के लिए डाल दिया कोड स्ट्रोक। कोड स्ट्रोक जैसे ये अनाउंस होता है हॉस्पिटल में, 4-5 विभाग एक्टिव हो जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट एक्टिव हो जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट एक्टिव हो जाएगा, न्यूरोसर्जन एक्टिव हो जाएगा और न्यूरो इंटरवेंशन वाले एक्टिव हो जाएंगे। ये सब पहुंच जाएंगे एक जगह पे, किसी को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो कोड स्ट्रोक में सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं और कि उसके टाइम को हम बचा सकें। कि मान लीजिए किसी पेशेंट को एमआरआई में, नॉर्मल पेशेंट आया और उसको इमरजेंसी से एमआरआई लिखा गया, उसको तो 1 घंटे लग जाएंगे एमआरआई कराते। हाँ। तो कभी भी कोड स्ट्रोक करने का मतलब है कि सारी चीजों को बाईपास करके सारे डॉक्टर्स एक जगह आए और पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। पेशेंट को प्रायोरिटी पे रखना है उस टाइम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो किसी को अगर स्ट्रोक आए तो उसका गोल्डन आवर पीरियड क्या हो सकता है? सो थियोरेटिकली आप बोल सकते हैं कि 4.5 आवर्स होते हैं थ्रोम्बोलिसिस के लिए और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए 8 to 12 आवर्स। ओके, सो मींस ठीक है। सबसे अच्छी रेमेडी हो गई या फिर कोई सॉल्यूशन हो गया, उसको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके एब्सोल्युटली, जाइए। जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है। तो मिर्गी और स्ट्रोक, क्या ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं या फिर एक चीज है? मिर्गी और सीजर और एपिलेप्सी, मतलब दीज आर आल्सो डिफरेंट, बट मिर्गी और स्ट्रोक काफी अलग है। स्ट्रोक में आर्टरी ब्लॉक होती है, ब्रेन डैमेज होता है। मिर्गी में ब्रेन के पर्टिकुलर हिस्से से या ब्रेन के चारों तरफ हिस्से से इलेक्ट्रिक तरंग पैदा होती है। तो वो जो तरंग पैदा होती है उससे जो बॉडी में रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं सीजर्स। ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे वैरायटी है। सीजर होता क्या है? बेसिकली ये सिंक्रोनस डिस्चार्जेस हैं ब्रेन में, जो हमारे ब्रेन में एक वेव्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स होते हैं। अल्फा एक्टिविटी होता है, डेल्टा एक्टिविटी होता है, थीटा एक्टिविटी होता है। तो ये 3 एक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मल इंसान का ब्रेन अल्फा एक्टिविटी शो करता है और ब्रेन थोड़ा स्लो होता है तो बीटा एक्टिविटी आ जाता है, और बहुत स्लो होता है तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा एक्टिविटी। ओके सर। तो कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज स्टार्ट होते हैं और उसमें स्पार्क, जैसे मान लीजिए ये कमरा है, ये कमरा में ये एक ब्रेन ही है मान लीजिए, और एक बल्ब खराब हो गया है या वहां स्पार्क हो रहा है, तो कभी कभी सर्किट पूरा खराब हो जाता है। हाँ। तो दिस इज द वे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो एक फोकस है जहां स्पार्क हुआ और ये ब्रेन को पूरा डिस्टर्ब किया और वो रिफ्लेक्ट होता है शरीर में। तो झटके जैसा आता है। जरूरी नहीं है हमेशा एक बड़ा दौरा आए,
कभी छोटा भी दौरा आता है जिसमें मरीज गुमसुम होके शांत हो जाता है, फिर सो जाता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं। और जिसमें बड़ा दौरा आता है उसको फोकल फॉलोड बाय जनरलाइज्ड भी हो सकता है और जनरलाइज्ड सीजर्स भी हो सकता है। सारे सीजर्स एपिलेप्सी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सीजर और एपिलेप्सी में भी अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल ले रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, ओवर इंटॉक्सिकेशन में है, या कोई ड्रग्स ले रहा है और उसको सीजर आ गया, तो उसको ड्रग इंटॉक्सिकेशन रिलेटेड सीजर्स बोलेंगे। या अल्कोहल उसने विड्रॉ कर लिया सडनली और उसको सीजर्स आ रहे हैं, तो अल्कोहल विड्रॉवल सीजर्स बोलेंगे। या किसी का पेशेंट का डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन ज्यादा चला गया, शुगर लो हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक सीजर, दैट इज नॉट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी बोलते हैं अगर 2 मिर्गी के दौरे 24 घंटे के अंतराल में बिना किसी प्रोवोकिंग फैक्टर के होते हैं, तो उसको एपिलेप्सी बोला जाता है। सर क्या मिर्गी दिमाग की बीमारी होती है? एब्सोल्युटली, इट्स ब्रेन रिलेटेड। सर जो मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं, क्या उनके मानसिक संतुलन पे कोई असर पड़ता है? डेफिनेटली देयर आर 2 कंपोनेंट। एक तो अगर ब्रेन का अगर बायां हिस्सा इन्वॉल्व है, स्पेशली जब हम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की बात करते हैं या फ्रंटल लोब एपिलेप्सी की भी बात करते हैं, तो बिहेवियरल इश्यूज रहते हैं। कुछ दवाइयों से भी बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि मेंटल स्टेटस के बारे में, डेफिनेटली अगर सीजर वेल कंट्रोल्ड नहीं है, दे ऑलवेज हैव epilepsy related depression also. So depression is also very common in epilepsy patient. आपको काउंसिल करना होता है, आपको देखना होता है कि किस तरह की एपिलेप्सी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने गौर किया है कि मतलब पेरिफेरल पार्ट ऑफ द झारखंड देखें या पेरिफेरल पार्ट ऑफ द इंडिया देखें, तो एपिलेप्सी को डिफाइन नहीं करते हैं कि पेशेंट जो आया है उसे किस तरह की एपिलेप्सी है और क्यों उसी दवा को क्यों चूज किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले डिफाइन करना होता है कि इसको मरीज को एपिलेप्सी है भी या नहीं है। अच्छा। पहला चीज। दूसरा चीज, एपिलेप्सी है तो किस तरह की एपिलेप्सी है, और अगर किस तरह की एपिलेप्सी है तो उसके लिए सुटेबल दवा क्या है। अब मान लीजिए कोई बच्चा बेहोश हुआ, ठीक है, सिनकपी है, उसको मतलब ब्रेन में खून की मात्रा अगर थोड़ी देर के लिए, जैसे आप सुनते होंगे स्कूल में बच्चे प्रेयर करते रहते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिनकपी। तो सिनकपी में थोड़ा ट्रांजिएंटली ब्रेन का खून का मात्रा कम जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है, और उस केसेस में मिर्गी की दवा स्टार्ट कभी हो जाती है, या एल्डरली हैं उनमें चालू हो जाता है मिर्गी का दवा, बट उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो न्यूरोलॉजिस्ट को भेजना चाहिए। दूसरी चीज है इसके बाद कि अगर किसी को सीजर्स आ रहे हैं और फैमिली को पता है कि ये एपिलेप्सी पेशेंट है, देन दे हैव टू टेक केयर ऑफ द एवरीथिंग। सर अगर किसी पेशेंट को मिर्गी के अटैक्स आ रहे हैं, तो कौन से केस में उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर किसी को भी मिर्गी का अटैक आपके आसपास में आ रहा है, पहले तो उसे बाएं करवट कर दे और लेटा दे। आसपास में कोई शार्प ऑब्जेक्ट है तो उसको हटा दे, उससे कट सकता है, गिर सकता है, और फ्लोर पे ही लेटा दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मुंह में कुछ भी ना डाले। गांव में देखा, कहीं भी देखा जाए, जूता सुंघा देते हैं, प्याज खिला देते हैं। नहीं करना है। आप बहुत लोग नाक को दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी भी नोटिस किया गया है। तो कृपया आप नाक को पिंच ना करें, आप जूता ना सूंघाएं, ना ही मोजा सूंघाएं, ना ही उंगली डालें, ना ही चम्मच डालें। चम्मच डालेंगे दांत टूट जाएगा, दांत जाके सांस की नली में फंस सकता है और वो डेथ भी करा सकता है। तो कृपया इस तरह की एक्टिविटी ना करें। आप सीधे बाएं करवट करें और एक वीडियो बना लें। वीडियो का बहुत महत्व है। मैं बार बार पेशेंट्स आते हैं, मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ कि पेशेंट की हिस्ट्री और उसकी वीडियो से बहुत चीजें पता चलती है। जैसे वीडियो आपने बना लिया तो 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला वो पता चल जाएगा कि इट्स ट्रू सीजर और फॉल्स सीजर, स्यूडो सीजर। ट्रू सीजर और फॉल्स सीजर दो अलग चीजें हैं। दो अलग चीज है। स्यूडो सीजर आप सुने होंगे, यंग फीमेल्स में ज्यादा होता है पैनिक अटैक,
लड़की बेहोश रहती है 1-1 घंटा तक, ठीक है? आँख बंद करके चिल्लाती है या तो बेहोश रहती है। दिस इज़ कॉल्ड पैनिक अटैक बेसिकली। तो ये तो कौन से कंडीशंस में आता है पैनिक साइकियाट्रिक अटैक? कंडीशन में रहता है बेसिकली पैनिक अटैक। तो इट्स अ प्योर साइकियाट्रिक कंडीशन। तो पैनिक अटैक और साइकोजेनिक, अब साइकोजेनिक सीजर जो होता है वो डिफरेंट एंटिटी है, उसको ट्रीट करना चाहिए। और अगर ट्रू सीजर है, वो हमें वीडियो देखते ही पता चल जाएगा कि ये पेशेंट को ट्रू सीजर आ रहा है, और ये भी पता चल जाएगा कि ब्रेन के किस हिस्से से वो सीजर आ रहा है, और उस वीडियो से एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिसेंटली मतलब इस 6 मंथ में 3 से 4 पेशेंट ऐसे आए हैं जिसको मिर्गी की दवा दी गई है और मिर्गी बढ़ गया है। जी। तो क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो मिर्गी का दवा उस एपिलेप्सी के लिए सूटेबल था ही नहीं। तो अगर किसी लड़की को जेएमई है, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, और उसको कार्बामाजेपिन दे रहे हैं, तो वो तो एपिलेप्सी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि पहले डिफाइन करना है कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम व्हिच काइंड ऑफ एपिलेप्सी एंड देन बेटर टू ट्रीट। सो बहुत कंडीशंस में देखा गया है कि एक पेशेंट को, जैसे आपने कहा, पैनिक अटैक आ रहा है, उसके फैमिली को समझ नहीं आया और वो उसे हॉस्पिटल ले गए और वहां डॉक्टर ने उसे एपिलेप्सी का इंजेक्शन लगा दिया। नहीं, वो तो देखिए, आपने बताया अचानक से बेहोश है, आपने रिकॉर्डिंग नहीं शो की कि हाँ। क्या इवेंट चल रहा है। तो कोई भी पेशेंट अगर जाएगा किसी भी हॉस्पिटल में, तो पहले तो वही सोचेगा कि ये बेहोश कितने देर से है, क्यों हो गया, कहीं जीभ तो नहीं कटी है, कपड़े में पेशाब तो नहीं कर दिया, चलो दे देते हैं, बाद में इवैल्यूएट करते हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो फैमिली को भी ये थोड़ा-सा समझना होगा कि जो भी इवेंट होते हैं वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर तो ब्रेन के डिफरेंट हिस्से में डिफरेंट एपिलेप्सी होती है। फ्रंटल लोब एपिलेप्सी होती है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है, पैराइटल लोब एपिलेप्सी है। तो हर एपिलेप्सी के लिए और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है। आप बच्चों में सुनोगे कि जो कॉमनली एपिलेप्सी होती है, एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। बच्चा अचानक पढ़ते-पढ़ते ब्लैंक हो जाता है, आँख ब्लिंक करने लगता है। उसके बाद 5 सेकंड में नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। तो आपको देखना है कि टीचर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि क्या टीचर्स को ये समझ में आ रहा है कि कंप्लेन करेंगे कि बच्चा आपका कंसंट्रेट नहीं करता है। तो पूछना है, कुछ ब्लिंकिंग एपिसोड्स तो नहीं होते हैं, ये सब जानकारी लेनी होती है। सर जैसे कि इंडिया में अगर किसी को मिर्गी की बीमारी है तो लोग उसे काफी हीन समझते हैं, हुँ। या तो किसी क्रिकेट टीम में नहीं लेंगे या तो फिर लड़कियों में देखा जाता है कि उनकी शादी नहीं होती है। तो सर ये मानसिक रूप से लोगों पे देखिए, एपिलेप्सी के पेशेंट हमारे आपके जैसे ही हैं। डेफिनेटली कुछ पार्ट ऑफ एपिलेप्सी है, जो जेनेटिक एपिलेप्सी होते हैं, जो एपिलेप्टिक सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, वो एब्नॉर्मल रहते हैं। कुछ बाएँ हिस्से का एपिलेप्सी होता है जिसमें सब ऑप्टिमल आईक्यू लेवल होता है। तो वैसे पेशेंट्स को फैमिली को दवा देनी होती है कि आप दे दीजिए, अदरवाइज़ वो दवा ले ही नहीं पाएगा या भूल जाएगा दवा लेना, या डबल डोज़ ले लेगा। अच्छा। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो आपने शादी के लिए बोला है, ये मैं सोसाइटी को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आज के डेट में हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आ चुकी है, और किसी भी पेशेंट्स को जल्दी ना ही बच्चे में दिक्कत आती है, ना ही मदर में दिक्कत आती है। अगर मिर्गी की दवा नहीं खाती है प्रेग्नेंट लेडी, तो प्रॉब्लम होता है, तब हो सकता है बच्चे को सीज़र्स आने से ब्रेन इंजरी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए ऑक्सीजन की कमी से। तो ये चीज़ें नहीं होनी, सीज़र्स नहीं आने चाहिए, सीज़र वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए। बहुत पुराने ज़माने के जो दवाइयाँ हैं, उन सब से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता था, अब तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। सर प्रेगनेंसी में मिर्गी की दवाई लेना सेफ है? बिल्कुल सेफ है। मिर्गी को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? लोग सोचते हैं कि ये भूत वाला प्रेत वाला है। इफ यू गो टू पेरिफेरल पार्ट ऑफ द झारखंड, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, पेशेंट को पेड़ में बांध देते हैं डायन समझ के। और हिंटर से मारते भी हैं कि कोई डायन भूत भूत आ वगैरह है। गए हैं। हाँ, उस तरह की एक्टिविटी होती है। बट मैं आपको बता दूं कि 80% ऑफ द एपिलेप्सी विल बी वेल कंट्रोल्ड बाय द मेडिसिन। बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, सारे पेशेंट नॉर्मल रहते हैं। सिर्फ 30% ही एपिलेप्सी है जो 2 दवाइयों से नहीं कंट्रोल होती है।
उसे ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। आपको सेलेक्ट करना होता है पेशेंट कि क्या ये पेशेंट की दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, फोकस क्या है, क्या इसमें एपिलेप्सी सर्जरी कर सकते हैं। एपिलेप्सी सर्जरी का आउटकम बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली आप हमेशा इवैल्यूएशन में जाएं। जब मैं एम्स में था तो वहाँ भी करवाता था, 25 पेशेंट्स उस समय ऑपरेट करवाए थे अपने समय में। तो एपिलेप्सी सर्जरी का आउटकम बहुत अच्छा है, और स्पेशली जब बात हम करें कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की, और फ्रंटल लोब एपिलेप्सी में रिलेटिवली आउटकम उतना अच्छा नहीं है, फिर भी 70% सीजर्स Chances है। कंट्रोल हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ले मिले, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट से ही मिलना है, बार बार मैं बोलूंगा, क्योंकि उसे ही समझ में आएगा कि एपिलेप्सी क्या है। सर हमारे दर्शकों को बताइए पार्किंसन डिसीज होता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पार्किंसन डिजीज एक काइंड का मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। हमारे शरीर में दो तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं, एक हाइपोकाइनेटिक, एक हाइपरकाइनेटिक। जी। जो हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है उसमें पार्किंसन एंड पार्किंसन प्लस वैरायटी के आते हैं डिजीज, और जो हाइपरकाइनेटिक है उसमें बहुत डिफरेंट काइंड का डिजीज सब है। वो कभी सेशन होगा तो इट्स अ बिग पार्ट, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। पार्किंसन डिजीज में ब्रेन में डोपामिन की एक्टिविटी कम हो जाती है। जो ब्रेन के सेल्स जो सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा एरिया जो होता है वो हमारा डोपामिन कैरी करता है, तो वो डिजेनरेट कर जाता है, और ब्रेन में डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम होने के कारण मरीज स्लो हो जाता है। तो इसके सबसे मुख्य लक्षण जो होते हैं वो होता है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में मरीज स्लो हो गया है। जो वो काम 2 मिनट में कर पाता था वो अब 5 मिनट में करता है, 6 मिनट में करता है। कपड़ा पहनना, नहाना, खाना खाना, चलने में छोटा-छोटा कदम लेके चलना, दैट इज़ द सिम्पटम ऑफ पार्किंसनिज़्म एज़ अ सिंड्रोम, ठीक है? कंपन एक और हिस्सा है, लेकिन पहला कोर सिम्पटम जो होता है, जी। वो स्लो हो जाना होता है। कंपन है लेकिन मरीज स्लो नहीं है, दैट इज़ नॉट पार्किंसन, अच्छा। ठीक है? मरीज बिल्कुल स्लो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी है, दोनों हाथ में कंपन हो रहा है, इट कुड बी एसेंशियल ट्रेमर। तो हमें इम्पोर्टेंट ये है कि मरीज स्लो हुआ है कि नहीं, कंपन एक हाथ में है या दोनों हाथ में है, किस तरह का कंपन है, रेस्ट पोजीशन में रहने पे होता है, चलने पे होता है, या पानी पीने पे कंपन होता है, या बटन लगाने पे कंपन होता है, ठीक है? और चलते-चलते लगता है गिर जाएगा, ऐसा कुछ एपिसोड्स होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन अब आ गए हैं। पार्किंसन प्लस में डेफिनिटली वी डोंट हैव ऑप्शन इवन इन वर्ल्ड आल्सो, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। बट पार्किंसन डिजीज़ पर से अगर हम बात करें, तो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, ऑलमोस्ट 5-7 साल तक कुछ नहीं होता है। जब एक पॉइंट आता है जिस समय दवा काम करना बंद कर जाता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आने लगते हैं। तो यू हैव टू चूज़ द पेशेंट कि हम इसको डीबीएस सर्जरी के लिए कब करा सकते हैं। डीबीएस सर्जरी एक होती है जिसमें ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। एक ब्रेन का हिस्सा होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, वहाँ इलेक्ट्रोड लगता है, और एक पेसमेकर जैसा डिवाइस चेस्ट के नीचे लगता है, और उससे मॉड्यूलेट किया जाता है, प्रोग्रामिंग करते हैं उसको, और मरीज बिल्कुल नॉर्मल चलने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है कि डीबीएस कराना चाहिए, बट डेफिनेटली कॉस्ट विल बी अ बिग इश्यू फॉर और चैलेंज फॉर द झारखंड। सर हमारे व्यूअर्स को बताएं ब्रेन को हेल्दी और शार्प रखने के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स। अगर आप कोई डिजीज से ग्रसित है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो ये सारी चीजें वेल कंट्रोल्ड हो। दूसरी चीज है कि हमेशा खुश रहें। प्रेशर हर पॉइंट पे, हर लाइफ के मोड़ पे आपको मिलेगा, उसको एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़े। और एक फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत कंट्रीब्यूट करता है कि डेली एटलीस्ट
30 मिनट्स टू 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सर, जंक अगर फूड बंद कर दें अगर सर प्लीज। कोई ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू हाँ। लोकेशन या फिर वैसी कुछ वजहों की वजह से, एटलीस्ट दे कैन डू द नॉर्मल वॉकिंग आल्सो। बॉडी की एक्टिविटी से ना सेरोटोनिन रिलीज होता है। जी ओके, सो इफ यू आर वॉकिंग इन अ नॉर्मल पेस, देन पेशेंट विल हैव लाइक, कोई भी आदमी को सेरोटोनिन रिलीज ज्यादा होता है, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी भी बढ़ती है, और उससे वो हैप्पी हार्मोन मानते भी हैं उसको, और मरीज एक्टिव भी रहता है। तो हमेशा कोई भी, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती है कि हम बोलेंगे कि नहीं अब आज बहुत अच्छा दिन है, सब चीजें एकदम राइट पोजीशन पे है, आज मैं सही चलूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो स्ट्रेस विल बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो उसको कैसे चेंज कोप अप करते करना हुए है हमें। वो आपको करना होगा। और ब्रिस्क वॉकिंग, मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली if we are talking about the mental health. Okay, तो physical health, mental health, both are important, equally important. थैंक यू सर इन सवालों का जवाब इतने इजी वे में देने के लिए। Thank you so much, nice talking. तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल न्यूरोलॉजिकल हेल्थ से जुड़े हुए। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल है तो इन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। हम डॉक्टर से कंसल्ट कर आप तक इन सवालों के जवाब जरूर लाएंगे। तब तक देखते रहें हेल्दी लाइफ शो प्रभात खबर। मैं श्रुति आपके साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।